नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपके सवालों के जवाब के साथ आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से। आज आपके सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सवाल भी बहुत अच्छे हैं। लगभग 30 साथियों के सवाल पिछले हफ्ते के कार्यक्रमों के विश्लेषण के बाद मेरे पास पहुँचे हैं और मैं क्रमवार इन सवालों को लेकर के अपने संक्षिप्त जवाब के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। संक्षिप्त जवाब का तात्पर्य है कि कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो इस सवाल जवाब में लंबे जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। वो विषय वाइज चूँकि सवाल हैं तो उनका विषय के क्रम में पूरा जवाब दिया जाएगा। आज के सवालों में सबसे अच्छे सवाल के रूप में चुनाव मैंने किया है डॉक्टर संजय यादव प्रयागराज से। और आज के सवालों के अलावा समीक्षा, अच्छी समीक्षा या अच्छी समीक्षा के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छे विचार के लिए मैंने चुना है लुधियाना के राय साहब यादव जी को। यानी आज के दोनों ही यादव बंधु संयोग बस आज के अच्छे सवालों के लिए मैं आपके अच्छे विचार और अच्छे सवालों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। संजय यादव जी का सवाल एक आम चिकित्सक के साथ जुड़ा हुआ है। इनका सवाल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो 38 औषधियाँ हैं इनमें 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं और सभी पौधों से बनाई जाती हैं। सभी के बनाने की विधियाँ एक हैं, तो इनके कार्य करने के गुण अलग अलग कैसे हो गए? संजय यादव जी, हालांकि सवाल आपका वास्तव में बहुत ही अच्छा है और बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विशेषज्ञ इस सवाल के जवाब देने में एक बार झटका खा जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इसकी व्याख्या मैं केवल और केवल अपने YouTube चैनल के जब इलेक्ट्रिसिटी का क्लास आरंभ करूंगा, अभी मैं मेडिसिन में पहुंचा हूं और कुछ मेडिसिन हमारी शेष है, और जिस दिन मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्लास आरंभ करूंगा उस दिन इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। अब आज आपके सवाल का जवाब मैं इस रूप में दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 32 औषधियाँ एज ए कैटालिस्ट हैं और जो 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं ये प्रमोटर हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए ए और बी यानी A + B = AB। अगर हम सोडियम और नमक को मिलाना चाहें, हम सोडियम को A मान लें और क्लोरीन को हम B मान लें। सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिला करके हम सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर के रिएक्शन करेंगे अपने अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के अनुसार। सोडियम में के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की गति है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन आपस में धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के नाते उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो 7 के मुकाबले ज़्यादा होगी और 7 गुनी होगी। इस नाते एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने कक्ष को छोड़ करके क्लोरीन की ओर भाग जाएगा। मैं आपको हल्की सी केमिस्ट्री की एक झलक दे रहा हूं आपके सवाल के उत्तर को स्पष्ट करने के लिए। यानी सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे अपने अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की गतिविधियों के आधार पर। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें कोई ये देखें कि ये मान लीजिए कि ये
रिएक्शन को स्वतः छोड़ दिया जाए तो ये 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में होगा। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं आपको सोडियम क्लोराइड का कोई केमिकल फार्मूला नहीं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री से देख करके आप लोग फिर कहने लगे कि ये रिएक्शन आपने बताया था 2 घंटे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सोडियम और क्लोरीन के अगर रिएक्शन को हम कराएं तो ये अपने आप स्वतः सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, यानी नमक बनेगा। हो सकता है जल्दी बन जाए, हो सकता है देर में बने। तो जल्दी और देर को नियंत्रित करने के लिए हमको एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि वो कैटालिस्ट किसी क्रिया को अपने हिसाब से तेज या ज्यादा करने में अपना एक टाइम ले रहा है। हो सकता है क्रिया बहुत तेज हो रही हो और हमको किसी रिएक्शन में क्रिया को थोड़ा एक सीमित वेग में चलाना पड़े, या क्रिया बहुत स्लो हो रही है, हमको उसको एक सीमित वेग में चलाना पड़े। तो हम यहाँ पर एक प्रमोटर, एक अलग से दूसरे एंजाइम्स की मदद लेते हैं, जो को एंजाइम्स होता है, और वो जाकर के इस एंजाइम्स की क्रियाशीलता को एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है और फिर वो जाकर के उस क्रिया में विलीन हो जाता है। यानी एक लंबा प्रोसेस है जहां पर एंजाइम्स थियरी के एक्टिविटीज को, उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को और उसके फिजियोलॉजिकल वैल्यू को ध्यान में रख करके उसकी जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली पर जब हम ध्यान देंगे तो हमें ये लगेगा कि प्रमोटर जाकर के एंजाइम्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटीज हैं ये प्रमोटर हैं, ये जाकर के हमारी 32 औषधियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं। और जो 32 औषधियाँ हैं ये हमारे फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से संबंधित टारगेट सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको जाके प्रेरित करते हैं। यानी ये उस क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन कोई एंजाइम जाकर के इस एंजाइम की क्रिया में भाग ले लेता है। और इसीलिए अब आपका अगला सवाल है कि एक ही प्रकार के पौधों से बनते हैं। तो अब इस सवाल को अगर मैं अभी मैंने इसका अधूरा सवाल का जवाब दिया है, अब मैं आपसे आपके इस अच्छे सवाल के लिए आपकी तारीफ करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जन सामान्य का सवाल है। ये सवाल आज तक किसी ने किया नहीं और आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस सवाल के दूसरे पहलू का जवाब मैं इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में दूंगा। तब तक हमारे अन्य विद्वान इस बात पर विचार करें कि एक ही प्रकार की बनाने की विधि में इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में अंतर क्यों आता है। हम इसको क्वेश्चन मार्क डैश मार्क करके मैं भी आप लोगों से एक सवाल छोड़ देता हूं कि आप लोग अपने अन्य साथियों से इस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद अगर आप इसका जवाब पा जाएं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी लिखें और मैं अपनी व्याख्या अपने इलेक्ट्रिसिटीज के क्लास में आपको जरूर दूंगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अच्छे मोटिवेटर, अच्छे प्रेरक, अच्छे विचारक के रूप में डॉक्टर राय साहब लुधियाना से आपने लिखा है कि जो आपने उस दिन इलेक्ट्रिसिटीज का डेमो दिया ये शायद डेमो मैटी जी ने भी नहीं किया होगा और अन्य किसी चिकित्सक ने इस प्रकार के डेमो करने की हिम्मत नहीं जुटाई पूरे देश में। राय साहब जी, मैटी जी हम लोगों के अनुकरणीय थे, आदरणीय थे। उन्होंने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया, हमने उस रास्ते पे चल के अनेक शोध किए। एक लंबी कतार है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की पूरे विश्व में। मैटी कोई नहीं बन सकता, अन्वेषक कोई बन ही नहीं सकता। वो इस पैथी के जन्मदाता थे और जन्मदाता का श्रेय केवल और केवल काउंट सीजर मैटी को ही जाता है। हम लोग उनके अनुयायी हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके हमने अपने कुछ स्वयं के शोध किए हैं और उस शोध का डेमो मैंने आप सबको दिखाया। ये मेरी आत्मनिर्भरता है या मेरे अंदर की अंतरकथा थी कि मैं इस डेमो के माध्यम से स्वयं भी इन दवाइयों को परख सकूं और आपको भी इसका एक मार्गदर्शन दे सकूं। अब जो लोग इस तरह के प्रयोग करने से बचते हैं या इस तरह के प्रयोग कर नहीं पाते हैं, ये उनका अपना विवेक है, ये उनकी अपनी कार्य शैली है, उनकी अपनी कार्य क्षमता है। मैंने जो अच्छा समझा, मैंने जो उचित समझा, वो आप सबके सामने प्रस्तुत किया। या यूं कहूं कि मेरे रसोई में जो कुछ मैंने बनाया था मैंने आपको परोसा। स्वाद कैसा लगा, वो आपके स्वास्थ्य के साथ कितना इन्वॉल्व हुआ, ये आपको जज करना है।
अगर आपको मेरा परोसा भोजन पसंद आया तो इसका मतलब कि मैंने जितनी मेहनत से रसोई में उस भोजन को तैयार किया, मेरी मेहनत सफल रही। इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। आप सब भी एक लाइनर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, जो मेरे बाद आने वाले कल के स्तंभ हैं इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अब आइए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम आपको याद दिला दें कि हमारे YouTube चैनल DR अनिल श्रीवास्तव को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके इष्ट मित्रों ने नहीं किया है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं किया है, आपके चिर परिचितों ने नहीं किया है, तो आप सबको सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए और अच्छे कमेंट्स हमारे पास तक भेजें। और हाँ, अगर आप हमारे लाइव क्लास को रात 10 बजे सुनने के इच्छुक हैं तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती के पेज को फॉलो करें और उस पेज पर आएँ। अब कोई भी क्लास हमारे फेसबुक के किसी आईडी पर नहीं हो रहा है, केवल पेज पर हो रहा है। इस नाते आप सभी फेसबुक के हमारे जितने श्रोता हैं, मैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि आप सब हमारे पेज को फॉलो कर लें और पेज पर आपका स्वागत है। तो आइए, आप उत्सुक होंगे अपने नाम को सुनने के लिए, अपने सवालों को सुनने के लिए। तो आज के सवालों में सवाल नंबर 1 पर मिस्टर प्रदीप सोनी, इन्होंने कहा है कि सोरोसिस का कोई स्थायी इलाज बताइए। प्रदीप सोनी जी, थोड़ा सा वेट करें। आपसे कुछ देर बाद मेरा एक चैनल पर इंटरव्यू होने जा रहा है, मैं वहाँ भी सोरोसिस पर ही इंटरव्यू दे रहा हूँ। और उसके नेक्स्ट डे जो हमारा कल रात 10 बजे का क्लास आपके लिए होगा, वो भी सोरोसिस पर ही होगा। इस नाते आप प्रतीक्षा करें अपने इस रोग के विभिन्न पहलुओं को। विनोद कुमार जी हरियाणा से हैं। इन्होंने लिखा है कि पैरासाइट्स पर एक क्लास ले लें। आपका सवाल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, हमने इसको नोट कर लिया है। सुप्रत मल जी का सवाल है कि मस्सा पर आप कोई क्लास ले लें। हम आपके सवाल को भी नोट कर लेते हैं और क्रमवार इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मनोज कुमार सैनी, आपने हार्ट अटैक पर क्लास लेने की बात की है और हार्ट अटैक एक लंबा सब्जेक्ट है। मैं प्रयास करूंगा कि इस पर आपको संतुष्ट कर सकूं और इस पर क्लास में जल्दी ही लूँगा। ये मेरे मेरिट में पहले भी था, चूँकि मैंने ब्लड प्रेशर पर और हाई ब्लड प्रेशर पर और हाइपरटेंशन पर लिया था, तो उसके बाद हार्ट अटैक का नंबर है। आप जल्दी ही इस पर क्लास मेरा सुनेंगे। रवि मिश्रा जी ने लिखा है कि आपकी बुक कब तक आ रही है। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि किस बुक की बात कर रहे हैं। एक बुक तो मेरी आप लोगों के पास जा रही है, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और दूसरी बुक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अभी लिखी जा रही है। और मेरा पूरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाए। लेकिन ये मान के चलें कि वर्ष 2021 में ये बुक आप तक नहीं पहुंचेगी। 2022 में हम इसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिस्टर दिलीप दास जी ने डायबिटीज पर क्लास लेने की बात की है। दिलीप जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल के पुराने वीडियोस में सर्च कर लें। डायबिटीज़ के क्लास भी हो चुके हैं और डायबिटीज़ पे हमारा चैनल पे इंटरव्यू हो चुका है। आप कृपया उसको सर्च कर लें। जब आप सर्च करके थक जाएं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपकी मदद फ़ोन कॉल्स पे कर दूंगा। कुलदीप शर्मा जी फिस्टुला पर क्लास चाहते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही फिस्टुला पर क्लास ले लिया, तो आपकी तो इच्छा पूरी हो गई है। आप कृपया उसको रिपीट करके सुन लें। मिस्टर संजय नायलेदार हैं। ये रोगी पर जो दवा दी जाती है, ये दवा पहले काम करती है और बाद में इसका परिणाम कम होने लगता है। इनका सवाल ये है कि जब रोगियों पर हम कोई दवा देते हैं तो पहले सीक्वेंस में वो बहुत अच्छा काम करती है और बाद के सीक्वेंस में उसका काम घट जाता है, ऐसा क्यों?
संजय जी, बॉडी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे ब्लड की होती है और जो मेडिसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जब वो मैच करती है तो हमारी दवाएं हमारे शरीर में काम करना शुरू करती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों की ग्रेविटी इंटरचेंज होने लगती है, एक दूसरे में मिक्स होने लगती है, और जब मिक्स होकर के बॉडी होम्योस्टैटिसिस में आ जाता है तो फिर विभिन्न अंगों में री ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है और फिर उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो, अगर आपने किसी रोगी को 1 सप्ताह तक कोई दवा दी है और रोगी का रोग अच्छा रिकवर हुआ है, तो अगले सप्ताह उसी रोगी को वही दवा आधे डोज में देना शुरू कर दीजिए। फिर आप इसका कमाल देखिए। अब आप कहेंगे क्या ये डाइल्यूट कर दिया? मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं दवा की डोज को कम कर रहा हूँ, चूँकि रोगी के पास एंजाइम्स की पर्याप्त मात्रा टारगेट सेल तक पहुँच चुकी है। अब उसके रिएक्ट करने पर जो आवश्यकता होगी वो आपके 1/2 मेडिसिन के देने पे कवर हो जाएगी। और ये सवाल हमारे कई साथियों ने किया था, इस नाते सभी साथी इसको ध्यान से सुन लें। और इलेक्ट्रिसिटीज, अगर आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिसिटीज लगाया है तो सेकंड ट्रीटमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटीज बंद कर दें। राय साहब का सवाल हो चुका है। एक हमारे साथी हैं विवेक कुमार जी। विवेक कुमार जी ने बहुत लंबी टिप्पणी की हमारे एक, जो मैं किताब लिख रहा था, मेरी नातिन उस पर खड़ी थी और उस पर इन्होंने एक लंबी टिप्पणी लिखी कि आपको मैं अपना गुरु मान बैठा था, मैंने भूल किया आपसे आपकी पुस्तक मंगवा करके, और रोगी से जब आपका वीडियो कॉल कराता हूं तो आप 6-6 दिन हमारे फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं, तब तक तो रोगी हमारा मर जाएगा, ऐसे गुरु को बनाने से फ़ायदा क्या है। बड़ी इन्होंने अपनी कहानी में पीड़ा लिखी। मैंने हालांकि इनको जवाब दिया, लेकिन अब चूँकि सार्वजनिक मंच पर भी इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। विवेक कुमार जी, पहले तो आप इस आरोप को वापस ले लें कि मैं किसी का फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करता। अगर मैं व्यस्त हूँ, ये हो सकता है कि संयोग ऐसा रहा हो कि आपने फ़ोन कॉल किया हो, मैं किसी मीटिंग में रहा हूँ, चूँकि मैं सर्विस के रूप में एक प्रिंसिपल के रूप में भी हूँ, तो मेरे उत्तरदायित्व कुछ अपने शिक्षा विभाग के प्रति भी रहते हैं। हमारे कभी डीएम की मीटिंग रहती है, कभी कमिश्नर के यहाँ मीटिंग रहती है, कभी डिवाइस या जेडी की ज्वाइंट मीटिंग रहती है, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित राज्य सरकार से पुरस्कृत प्रधानाचार्य हूँ, तो मेरी हर मीटिंग में हर अधिकारियों को आवश्यकता होती है। इस कारण से अगर जिले पर या मंडल पर कोई मीटिंग चल रही है और मुझे वहाँ पर बुलाया गया है तो जाना मेरे लिए अनिवार्यता हो जाती है, और जब मीटिंग के दौरान कोई फ़ोन कॉल जाता है तो मैं फ़ोन को काट देता हूँ। अगर मैं पहली घंटी पर आपका फ़ोन काट दूँ और फ़ोन बिजी कर दूँ तो आप ये समझ लें कि मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। उसके बाद मैं कॉल बैक करूँगा। हाँ, कभी कभी ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मान लीजिए कभी कभी मैं 2-3 घंटे किसी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ और उस दौरान लगातार 20-25 फ़ोन आप लोगों के आ गए, तो मैं ये श्योर नहीं कर पाता कि किसका फ़ोन मैंने कॉल बैक किया या फिर सीरियल से मैं कॉल बैक करना कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच में एक आध के छूट जाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 घंटे 6 दिन तक मैंने आपका जवाब नहीं दिया, तो क्या आपने फिर कॉल बैक किया? 6 दिन आपने इंतज़ार क्यों किया? मान लीजिए मैंने आपके कॉल को आज नहीं सुना और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आप नेक्स्ट डे फिर कर लेते। 2 बार 3 बार जो अगर कोई घंटी बजेगी तो मैं 1 बार जरूर उठा लेता हूँ, भले मैं ये कह दूँ कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैं रास्ते चलता रहता हूँ, मेरी आदत है कि मेरे दोनों फ़ोन पर जो 4 नंबर्स हैं, हालांकि 2 नंबर्स मैं आप लोगों के लिए लागू किए हूँ, 2 नंबर मैं अपने पर्सनल के यूज़ के लिए रखता हूँ, लेकिन दोनों फ़ोन मेरे पास 24 आवर रहते हैं, और अगर मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो मैं फिर कॉल बैक करता ज़रूर हूँ। यात्रा में रहता हूं तब भी मैं कॉल बैक करता हूं, और अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं आपको बोलता हूं कि मैं अभी यात्रा में हूं, आप आधे घंटे बात कीजिए या 20 मिनट बात कीजिए। तो ये आरोप तो आपका निराधार है कि मैं फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करता, आपका रोगी मेरे फ़ोन कॉल न उठाने से मर जाएगा। आप पहले एक चिकित्सक हैं, पहले आप स्वयं प्रयास कीजिए, रोगी को पहले आप अटेंड कीजिए, उसकी दवा कीजिए। मेरी आवश्यकता जब आपके द्वारा दिए गए फार्मूले पर रोगी ठीक ना हो, उसके बाद यानी 1 सप्ताह बाद मेरी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। पहले तो आप रोगी से लड़ना सीखें, नहीं आप चिकित्सक कैसे बन पाएंगे। अब आपने लिखा कि आपने मेरी किताब को मंगा के भूल किया, तो मैं तो आपसे लिख भी चुका हूं और वादा भी कर रहा हूं कि अगर आपको मेरी किताब पसंद नहीं है तो मेरी किताब को रीबैक कर दीजिए और अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैं आपको उस किताब की कंडीशन को देख करके जो भी उचित मूल्य होगा मैं आपको यहाँ से वापस कर दूंगा। अगर किताब आपने खोली ही नहीं होगी मेरे
लिफाफे को तो मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अगर आपने किताब को खोल करके कुछ उसके पन्ने मिसयूज किए हैं या पन्ने ख़राब हुए हैं तो कुछ परसेंटेज काट करके, डाक खर्च काट करके बाकी मैं आपको वापस कर दूंगा। इसलिए वापस कर दूंगा। किताबों की डिमांड तो बहुत बढ़ रही है, मैं किताब की सप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ और आप वापस करने की बात कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि किताब मंगाने के बाद अगर कोई ये कहता है कि किताब को मैंने मंगा के भूल किया, तो कृपया शायद आप उस किताब की वैल्यू को समझ नहीं पाए हैं। और जो साथी लगातार मांग कर रहे हैं या जो साथी लगातार पढ़ रहे हैं और जो लगातार उस हमारे पुस्तक पर अनेक पृष्ठों के साथ हमसे सवाल कर रहे हैं, वो साथी शायद इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। आपने हमारी पुस्तक को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। चलिए, ये हमारे 11 साथी निकल चुके हैं और अब 12वें नंबर पे हैं राम पलट जी हैं, निराला जी। इन्होंने कहा है कि उल्टी पर यानी वोमिटिंग पर एक क्लास ले लीजिए। वोमिटिंग यानी नाजिया, आमतौर से इस पर क्लास लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वोमिटिंग लगभग एक कॉमन सिम्टम है विभिन्न रोगों में, और वोमिटिंग के लिए हम लोग S11 का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। S11 के साथ S1 दे दें या S2 दे दें, जिस तरह की कंडीशन हो। अगर एक्सक्रेशन में वोमिटिंग आ रही है तो हम S2 का प्रयोग करते हैं। अगर डाइजेशन में वोमिटिंग की कंडीशन आ रही है तो L2 का प्रयोग करते हैं या S1 का प्रयोग करते हैं। फिर भी मैं आपके इस क्वेश्चन को नोट कर ले रहा हूं और मैं इस पर भी एक चर्चा करूंगा। मोहम्मद आमीन चिश्ती जी, बहुत दिन बाद ये कश्मीर के हमारे साथी हैं और इन्होंने ईचिंग और सर की खुजली पर क्लास लेने का अनुरोध किया है। आमीन चिश्ती जी, मैं आपके इस सवाल को, आपके इस तरीके से प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और सर की खुजली और ईचिंग पर मैं जल्द ही क्लास लूँगा। जयंत भट्टाचार्य जी ने भी वही सवाल किया है कि पहले अच्छा रिजल्ट आता है और बाद में ख़राब हो जाता है, तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। एक है इग्नी ट्रेड राइडर नाम से एक कोई आईडी है। इन्होंने गाल ब्लैडर सिंड्रोम पर क्लास लेने की बात की है। गाल ब्लैडर सिंड्रोम पर और गाल ब्लैडर स्टोन पर मैं जल्द ही क्लास लेने वाला हूं और ये मेरी मेरिट में है। पिनाकी गराई जी ने एक सवाल किया है कि क्या पुराना फिस्टुला ठीक हो सकता है। तो पिनाकी जी, अभी जो 2 दिन पहले मैंने फिस्टुला का क्वेश्चन क्लास लिया है, आप उसको ध्यान से सुने। फिस्टुला चाहे पुराना हो चाहे नया हो, हम दोनों को ठीक करने में सक्षम हैं और आप प्रयास करें कि हमारे बताए गए फार्मूले का प्रयोग करें। प्रदीप सोनी जी ने सवाल किया है कि हार्ट अटैक में क्या A3 के साथ B और G का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदीप सोनी जी, हार्ट अटैक एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है जो हार्ट पर प्रेशर होता है। अब अगर आप वहाँ पर A3 के साथ B लगा देंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। हार्ट अटैक पर B का प्रयोग और G का प्रयोग मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, दोनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हार्ट अटैक पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। G पस टेंडेंसी को रोकती है और B ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है। तो प्रॉपर हार्ट के बाहर करती, ना कि हार्ट के अंदर करती है। और जो हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, उसके कार्डियक मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है। इस नाते B का प्रयोग और G का प्रयोग हम A3 के साथ देने के लिए हार्ट अटैक के केस में आपको सलाह नहीं देंगे। सुमन मिश्रा जी का सवाल है वर्ड पर एक क्लास ले लें। तो सुमन मिश्रा जी, हम आपके इस सवाल को नोट कर लेते हैं और बहुत जल्द इस पर क्लास लेंगे। सिद्धि परदेशी जी का सवाल है कि ये BMS कर चुके हैं और इन्होंने सवाल किया है कि क्या BMS करने के बाद
प्रैक्टिस की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। BMS यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी अगर आपको कहीं से इस तरह का कागज़ मिला है और आपने वहाँ पे अपना समय लगाया है, आपने गहन अध्ययन किया है, तो उसके बाद तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में सब कुछ जान गए। फिर आप चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस शुरू कीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में और प्रैक्टिस में कोई रोक नहीं है। PEH की बुक मांग रहे हैं आप, तो बुक के लिए हमारा फ़ोन पे नंबर हमारा सब जगह पहुंचा हुआ है 9450563748। आप इस पर डिमांड कर सकते हैं। फ़ोन पे 1650 रुपये भेज के बुक अपने घर, अपने पते और पिन कोड को भेज के हमसे मंगवा सकते हैं। स्पिरिचुअल माइंड एंड एनर्जी नाम के ID से लिखा गया है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाएं। जी हाँ, मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पे कई लोगों के सवाल आ गए हैं, तो इसको मैं प्राथमिकता में ले रहा हूँ। मिस्टर राजेंद्र कुमार ने ल्यूकोडर्मा पे क्लास लेने की बात की। राजेंद्र जी, ल्यूकोडर्मा मैंने बहुत पहले बहुत लंबा क्लास लिया था और इस पर एक बार मैंने चर्चा भी की थी कि किन परिस्थितियों में मैंने ल्यूकोडर्मा का क्लास लिया था। कृपया आप सर्च कर लें, बहुत ही अच्छा क्लास है। आप उसको पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद उसके दवाओं को नोट कर लें, उसके कंडीशन को नोट कर लें, तो आपका शंका दूर हो जाएगा। मिस्टर राजेश गीतकार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि किताब तो कोई भी लिख लेगा। उन्होंने मेरी किताब लिखने की फ़ोटो को देख करके कमेंट किया है कि किताब तो कोई भी लिख लेगा, आप सरकारी मान्यता के लिए कदम बढ़ाएं और देश के 2 लाख से अधिक चिकित्सकों के भविष्य का सवाल है, आप लोग आपस में राजनीति ना करें। तो राजेश गीतकार जी, आप गीतकार लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप गीत लिखते भी होंगे, इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आप गीतकार हैं तो गीत के क्षेत्र में आपके बहुत से कंपटीटर होंगे, बहुत से आलोचक होंगे, बहुत से लोग आपके विचारों से, आपके गीत से सहमत नहीं होंगे, बहुत से लोग आपके गीत को लाइक करते होंगे और बहुत से लोग आपके गीत की आलोचना करते होंगे। ठीक उसी प्रकार आज मैं अपने पेज की जो समरी थी मैं उसको सर्च कर रहा था, तो पिछले सप्ताह हमारे लाइक करने वाले भारत के बाहर के देश हमारे साथ 11 थे, लेकिन आज मैंने देखा है कि उस पर 27 देश हो चुके हैं और 27 देशों के लगभग 428 साथी हमको लाइक कर रहे हैं। हमारे देश के 10 नामी शहरों के साथ यूट्यूब ने हमारा परसेंटेज दिखाया है, जिसमें सबसे अधिक दिल्ली और लखनऊ और पटना तथा बनारस के लोगों ने हमारे इस वीडियो कार्यक्रम को लाइक किया है, लाइव कार्यक्रम को लाइक किया है, और अन्य तमाम शहरों से लोगों के लाइक के प्रसारण को उसने यूट्यूब चैनल ने परसेंटेज बढ़ाया है और प्रतिशत जो आज का दिखाया है वो लगभग 273% है, यानी 100 के ऊपर 273% हमारी इस वीडियो की लाइकिंग आप लोगों के द्वारा आ रही है। अब आपने लिखा है किताब कोई भी लिख देगा। किताब तो कोई भी लिख देगा, किताब तो लिखी भी गई है। पिछले 70 सालों से भारत में किताबें ही लिखी जा रही है। किताबों की लोग लाइब्रेरी बना चुके हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। लेकिन आपने आगे लिखा है कि 2 लाख प्रैक्टिशनर्स के भविष्य का सवाल है। तो जरा मैं एक सवाल कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने सवाल जवाब के माध्यम से, कि ये 2 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं कहाँ? ये किस खोह में बैठे हैं, किस गुफा में बैठे हैं? और जिन लोगों ने 70 साल से अब तक किताबें लिखी, उन्होंने अपनी इन किताबों से इन प्रैक्टिशनर्स को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्योर क्यों नहीं उतारा? विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स क्यों नहीं बनाया? ये विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर क्यों चले आज तक? और ये चल रहे हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर सरकार के एलआईयू द्वारा, सरकार के विभिन्न स्रोतों द्वारा, सूचना विभाग द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबके पास इसकी जानकारी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर तो 2 लाख हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स इसके 1/10 भी नहीं है, बल्कि 2 लाख के 10% भी पूरे देश में नहीं है। इसलिए दुर्भाग्य है कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात करते हैं और हम एक मुहिम चला रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ाने पर। जैसे ही हमारी संख्या बढ़ेगी,
उस आधार पे हमारे रोगियों के ठीक होने की संख्या बढ़ेगी। रोगी चिल्ला के कहेगा कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवा कराने, और तब एलआईयू की रिपोर्ट, सरकार के विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट, सूचना विभाग की रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट, ये सरकार के पास जाएगी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी ठीक हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास रोगी की भीड़ बढ़ रही है। इस नाते इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिया जाना जनहित में न्यायोचित होगा। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, इस पर आलोचना करने का प्रयास ना करें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स जिस दिन देश में बढ़ जाएंगे उस दिन सरकार को मान्यता देना ही पड़ेगा। हम आज मान्यता मांगने जा रहे हैं और कल वो मान्यता लेकर के हमको देने आएंगे। जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेद में हुआ था, उनके पास रोगी आकर्षित हो रहे थे, उनकी तरफ रोगी जा रहे थे, प्रैक्टिशनर्स उनके बढ़ रहे थे। उनके किसी प्रैक्टिशनर ने दूसरी चिकित्सा पद्धति की बैसाखी नहीं लिया था। हम आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कागज तो ले लेते हैं, अपने घरों में सुशोभित कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं उतरते हैं, और यही कमजोरी मान्यता के लिए बाधक बनी हुई है। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। मिस्टर अब्दुल मतालिब हैं, इन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर कर दिया जाए, और 1:9 के रेशियो को बहुत से डॉक्टर्स बताते हैं, क्या इस पर डाइल्यूशन संभव है? और इन्होंने एक और सवाल किया है कि आपने टोका था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, तो कृपया आप इसकी व्याख्या कर दें। देखिए, पैथ मीन होता है चिकित्सक, संबंधित चिकित्सा का चिकित्सक। अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लिखते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा विधि को संपन्न करने वाला चिकित्सक, यानी पैथ शब्द चिकित्सक के लिए आता है। पैथी मीन होता है विधा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की चिकित्सा विधा, चिकित्सा विधि, और पैथिक मीन होता है संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कहते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित समस्त चीज़ें, उसमें चिकित्सक भी आता है, औषध भी आती है, रोगी भी आता है, डिस्पेंसिंग भी आती है, यानी उस चिकित्सा से संबंधित पूरा का पूरा समुदाय, उसे हम पैथिक कहते हैं, पैथी कहते हैं। तो पैथिक मीन, पैथ मीन चिकित्सक, पैथी मीन चिकित्सा विधा, और पैथिक मीन उस चिकित्सा संबंधित चिकित्सक। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। पैथ मीन, पैथी मीन और पैथिक मीन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अगर हम कहते हैं, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं। इलेक्ट्रोपैथिक का मतलब हम अगर चिकित्सक हैं तो हम उस चिकित्सा विधि को अपनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब आइए, सिद्धि परदेसी जी ने इनफर्टिलिटी पर बात की है, नपुंसकता पर, तो इस पर भी हम क्लास ले चुके हैं, लेकिन फिर क्लास दोहरा देंगे। जयप्रकाश जी ने कहा है कि बुक को आप अच्छी बनाइए, बुक को लिखने में जल्दबाजी मत कीजिए, समय चाहे जितना लगे। तो मैं वही कर रहा हूं आप सबकी मांग पर। शेखर यादव जी ने लिपोमा पर, और अरविंद कुमार जी ने घुटने के दर्द पर क्लास लेने की बात की है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबकी मांग बहुत जल्द पूरी हो। अरविंद जी ने एक सवाल और किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और एपीपी के बिना क्या इलाज संभव है, या 19, 147, 149 का जो मिक्सचर है, ये अलग अलग चिकित्सक अलग अलग तरीके से बताते हैं और ये दिग्भ्रमित हैं। तो अरविंद जी, इस पर मैंने अभी 19, 147, 149 पर पिछले दिनों क्लास लिया था और बड़ी लंबी चर्चा की थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे उस वीडियो को सुन लें, और फिर अगर कोई शंका होती तो हमारे फ़ोन कॉल पर आप बात कर सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, आज आपके इस सवालों को मैं लेकर के आपके बीच आया। हमारे 30 सवाल थे, जिनमें लगभग 34 मिनट मैं आपके बीच रहा।
हो सकता है हमारे कुछ सवालों से हमारे कुछ साथियों को कठिनाई हुई हो उसको समझने में उत्तर को, या हमारे कुछ साथियों को हमारे बताने से कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। क्योंकि बोलते समय मैं स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट बात करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। मैं भ्रम के जाल से आपको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, इस नाते कोई भी भ्रमित बात नहीं करना चाहता। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोमोपैथ बने, स्वस्थ रहें, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नाम रोशन करें, इलेक्ट्रोहोमोपैथी अपनाइए, स्वस्थ बनिए। चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355 पर आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपने रोगियों से वीडियो कॉल करा सकते हैं और किसी भी परेशानी में आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। इस पर आप हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं और हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी को खरीद भी सकते हैं। अपना पता भेजते समय हमको पिन कोड नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको पुस्तक भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस आपके निश्चित पिन कोड पर ही आपको पुस्तक उपलब्ध कराता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।